हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। देखिए आज जो है हम लोग केमिस्ट्री के जो हमारा वीडियो चल रहा था, केमिस्ट्री के वीडियो में जो है आज हम लोग जो है पृष्ठ रसायन पढ़ रहे थे और पृष्ठ रसायन में आज का ये दूसरा वीडियो है। एक वीडियो जो है इससे संबंधित हम डाल चुके हैं। उस वीडियो में हमने जो है आप लोगों को अधिशोषण क्या होता है यानी एडजॉर्प्शन क्या होता है वो बताया था, और अधिशोष्य क्या होते थे वो बताया था, और अधिशोषक क्या होते हैं ये बताया था। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आगे अगर हमें समझना है तो ये जानना जरूरी है कि अधिशोषण किसे कहते हैं, अधिशोषक क्या होते हैं, अधिशोष्य क्या होते हैं। ठीक है, तो इतनी बात हुई थी पिछले वीडियो में। आज हम लोग जो है नए चीज़ पढ़ने वाले हैं। हमारे टॉपिक का नाम है ठोसों के पृष्ठ पर गैसों का अधिशोषण। ठोसों के पृष्ठ पर गैसों का अधिशोषण, इंग्लिश में इसे कहेंगे एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड सरफेस, यानी ठोसों के पृष्ठ पर गैसों का अधिशोषण पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं, और शुरू में ही आपको बता दे रहे हैं आप लोग जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए अगर वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो ना अच्छी लगे तो जो है कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दीजिए, ठीक है, कि क्या हम आपके लिए बेहतर कर सकें। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम लोगों को पढ़ना क्या है, ठोसों के पृष्ठ पर गैसों का अधिशोषण पढ़ना है। लेकिन इससे पहले, इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पिछले वीडियो की तरफ ले जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने बताया था अधिशोषण के बारे में कि अधिशोषण होता क्या है। थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, अधिशोषण कहते किसको हैं। हमने बताया था कि किसी भी पदार्थ, जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है, इस पदार्थ के जो ये भाग होता है सतही भाग इसको बोलते हैं, ये सतही भाग होता है यानी सतह होता है। सतह पर, किसी पदार्थ के सतह पर दूसरे पदार्थों का, वो गैस हो या ठोस हो या द्रव हो, उन पदार्थों का चिपकना या ग्रहण करना जो है क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। एक प्रकार से सतही भाग पर कह सकते हैं उन पदार्थों का जमा होना जो है क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। ठीक है, या संग्रह बोल सकते हैं, यानी कई नामों से हम लोग जो है पुकार सकते हैं कि अधिशोषण कहते किसको हैं। तो क्या बोलेंगे भाई, किसी भी पदार्थ के सतही भाग पर, किसी भी पदार्थ के सतही भाग पर दूसरे पदार्थों का जो है संग्रह होना, इकट्ठा होना जो है क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। और अधिशोषण में हमने बताया था कि जिस भाग पर, यानी यहाँ पर अगर अधिशोषण हो रहा है तो उस भाग को हमने अधिशोषक कहा था। क्या कहा था, अधिशोषक कहा था। और जिसका अधिशोषण हो रहा है, यानी जो आकर वहाँ पर संग्रहित हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, उसको हमने अधिशोष्य कहा था। क्या कहा था, अधिशोष्य कहा था। तो इतनी बात जो है आपके दिमाग में होनी चाहिए कि अधिशोषण, अधिशोषक और अधिशोष्य क्या है। ठीक है, अब चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस टॉपिक में पढ़ना है कि ठोसों के पृष्ठ पर गैसों का अधिशोषण, यानी जैसे मान लीजिए कोई ठोस है, उसके पृष्ठ पर जो है गैसों का अधिशोषण किस प्रकार से हो रहा है, तो इसके बारे में आगे स्टडी करनी है। तो आप सभी जानते हैं कोई भी ठोस होता है, कोई भी ठोस है, उसके ऊपर जो गैस होते हैं वो सभी गैस अधिशोषित होते हैं। ठीक है, कम होते हैं, ज़्यादा अलग होते हैं, ये अलग बात है। ठीक है, लेकिन अधिशोषित सभी होते हैं, यानी आकर संग्रहित सभी होते हैं। कोई भी ठोस है तो उसके पृष्ठ पर जो गैस होते हैं वो आकर अधिशोषित होते हैं। लेकिन ये जो अधिशोषण है, यानी ठोसों के पृष्ठ पर गैसों का अधिशोषण है, वो 4 कारकों पर निर्भर करता है। पहला जो कारक है वो है अधिशोषक का पृष्ठ क्षेत्रफल तथा प्रकृति। ये पहला कारण है। इस पर पहला कारक ये है, यानी पहला फैक्टर ये है, इस पर डिपेंड करता है क्या, ठोसक के पृष्ठ पर गैसों का अधिशोषण। ठीक है, यानी गैसों का अधिशोषण उस ठोस के पृष्ठ पर ज़्यादा होगा या कम होगा, वो डिपेंड करता है पहले इस फैक्टर पर। जो पहला फैक्टर है क्या है, अधिशोषक का पृष्ठ क्षेत्रफल तथा प्रकृति। अभी इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल कर रहे हैं। दूसरा जो कारक है वो है अधिशोष्य की प्रकृति। दूसरा जो कारक है वो है अधिशोष्य की प्रकृति। तीसरा जो कारक है वो है टेम्परेचर यानी ताप। चौथा जो कारक है वो प्रेशर है यानी दाब। यानी ये 4 प्रमुख कारक होते हैं जिन पर डिपेंड करता है कि ठोस पर जो है गैस का अधिशोषण ज़्यादा होगा कि कम होगा। ठीक है,
अब चलिए पहली बात करते हैं हम ठोसों के पृष्ठ पर गैसीय अधिशोषण में अधिशोषक का पृष्ठ क्षेत्रफल तथा प्रकृति। प्रकृति से मतलब ये है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास पदार्थ है और एक पदार्थ ये वाला है, दो पदार्थ है हमारे पास। एक पदार्थ मान लीजिए सॉलिड ये है और दूसरा सॉलिड पदार्थ ये है हमारे लिए। मान लीजिए ये जो काला वाला आपको दिख रहा है, ठीक है, मान लेना है ये जो काला वाला दिख रहा है इस पर जगह जगह काफ़ी छिद्र पाए जा रहे हैं और ये वाला जो है इस पर कोई छिद्र नहीं है, ठीक है, इस पर कोई छिद्र नहीं है और इस पर बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र पाए जा रहे हैं, ये मान लीजिए। अब आपसे हम पूछें कि बताइए किस वाले मार्कर पर या किस वाले पृष्ठ पर ज़्यादा अधिशोषण होगा, यानी गैसों के जो मॉलिक्यूल्स आएंगे किसके साथ ज़्यादा चिपकेंगे, इस वाले के साथ जिस पर पोर है यानी छिद्र है उस पर, कि ये वाला जो एकदम सपाट है यानी एकदम क्लीन है, ठीक है, उस पर जाकर चिपकेंगे। तो जाहिर सी बात है आपका जवाब ये होगा कि जिन पे ज़्यादा छिद्र हैं उन पर ज़्यादा अधिशोषण होगा, यानी उन पर जो है ज़्यादा गैस के अणु आकर चिपकेंगे। तो इसका सीधा सा रीजन क्या है, इसका सीधा सा रीजन ये है कि ये जो है पोर बियरिंग है, यानी छिद्र को धारण की हुई हैं, इस कारण जो गैस के अणु है या द्रव के अणु है जो भी चिपकने आ रहे हैं इसके साथ अधिशोषण करने वाले आ रहे हैं, वो आसानी से यहाँ पर जो है इकट्ठा हो जाएंगे, जम जाएंगे, ठीक है। तो इस पृष्ठ पर जिसमें जो है पोर है, छिद्र है, उस पर ज़्यादा अधिशोषण होगा और इस पर क्या होगा, चिकने वाले सतह पर कम होगा। एग्जाम्पल के रूप में आप जान लीजिए, जैसे आप लोग जो है साइकिल का पंचर बनवाने गए होंगे। जब साइकिल का पंचर हम लोग बनवाने जाते हैं तो जहाँ पर पंचर होती है तो वहाँ पर जो पंचर बनाने वाला होता है वो क्या करता है, रेगमार से उसको घस देता है, ठीक है, बाकी सतह को नहीं घसता है, उसको घस देता है। अब घसता क्यों है भाई, घसने पर क्या होता है, वहाँ पर थोड़े से रफ़ हो जाता है, उसका सरफेस क्या हो जाता है, रफ़ हो जाता है, यानी खुरदुरा हो जाता है। अब खुरदने होने पर उस पर जब ग्लू चिपकाता है वो तो आसानी से उसमें जो ग्लू होते हैं वो फिर बैठ जाते हैं और उसके बाद उस पर आसानी से जो है वो टेप चिपका देता है, यानी जो ऊपर का कवर होता है चिपका देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर अधिशोषण अच्छी तरह से हो रहा है, मजबूत हो रहा है, जिसमें रफ़ है सरफेस, जिसका सरफेस क्या है, खुरदुरा है, उस पर अधिशोषण ज़्यादा आसानी से हो रहा है, ज़्यादा मजबूती से हो रहा है। लेकिन जो चिकनी सतह है, अगर क्या करे वो जो है पंचर बनाने वाला उसको रेगमार से घसे ना, वैसे भी कर सकता है वो, लेकिन वो पंचर जल्दी जो है टूट जाएगा या हट जाएगा, वो पंचर जल्दी खुल जाएगा। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो अधिशोषण हुआ उसमें दुर्बल आकर्षण बल है और यहाँ पर जो अधिशोषण हुआ उसमें प्रबल आकर्षण बल है, यानी ये जो अधिशोषण है वो मजबूत है और ये जो अधिशोषण है वो कमज़ोर है। तो कहने का मतलब हमारी ये है कि अधिशोषण जो होता है वो अधिशोषक के प्रकृति पर भी डिपेंड करता है। अधिशोषक हमने क्या बताया था कि जिस पर कोई वस्तु आकर चिपकती है वो अधिशोषक हो गया और जो चिपकती है वो अधिशोष हो गया, और इस पूरी घटना को अधिशोषण बोलते हैं। तो यहाँ पर अधिशोषक की प्रकृति कैसी है, मतलब अधिशोषक हमारा खुरदुरा है कि क्लीन है, एकदम जो है क्या नाम है, सपाट है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो पहला चीज़ तो ये प्रकृति हो गया, यानी प्रकृति में वो खुरदुरा है या रफ है या सपाट है, तो ये इसकी प्रकृति होगी। अगर खुरदुरा होगा या उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाएंगे तो उसमें अधिशोषण क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होता है, ज़्यादा मजबूती से बनता है, अंतराकर्षण बल जो है ज़्यादा होता है, ठीक है। और जिसमें सतह चिकनी होगी, सपाट होगा, उसमें अधिशोषण कम होगा, या हम कह सकते हैं यहाँ पर अधिशोषण कमज़ोर होगा, ठीक है। दूसरा है इसी में अधिशोषक का पृष्ठ क्षेत्रफल। ये तो हम प्रकृति की बात कर रहे थे, नेचर की बात कर रहे थे कि अधिशोषक कैसा है हमारा। पृष्ठ क्षेत्रफल से मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए अब एक अधिशोषक, ये मान लीजिए एक इतना बड़ा अधिशोषक है, इतना बड़ा पृष्ठ है, और एक अधिशोषण इतना मान ले केवल कि इतना बड़ा पृष्ठ है उसका। तो आप खुद बताइए कि इसमें वाले में यानी इतने वाले में अधिशोषण ज़्यादा होगा कि इतने वाले में केवल ज़्यादा होगा। भाई जाहिर सी बात है, जितने ज़्यादा पृष्ठ होंगे उतने उसमें मुक्त संयोजकताएँ ज़्यादा पाई जाएंगी, यानी उनकी संयोजकताएँ ज़्यादा होंगी, ठीक है। उतने ज़्यादा परमाणु होंगे, तो जितने ज़्यादा परमाणु होंगे उतने ज़्यादा मुक्त संयोजकताएँ उसमें होंगी, तो जितने ज़्यादा मुक्त संयोजकताएँ होंगी उतने ज़्यादा अधिशोषक क्या होगा, अधिशोषण बढ़ेगा। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अधिक होगा, तो अधिशोषण भी क्या होगा, अधिक होगा, तो अधिशोषण बढ़ेगा, अधिशोषण क्या करेगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो दो चीज़ें इसमें जानी, अधिशोषक का पृष्ठ क्षेत्रफल की प्रकृति के बारे में, यानी अगर खुरदुरा है तो अधिशोषण ज़्यादा होगा, या छिद्र वाला है तो भी अधिशोषण ज़्यादा होगा, और दूसरा देखा कि अगर पृष्ठ क्षेत्रफल यानी जो ज़्यादा है तो भी अधिशोषण क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये तो पहले पॉइंट की बात हुई। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, अधिशोष्य की प्रकृति।
अधिशोष्य की प्रकृति यानी नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, यानी जो अधिशोष्य है, जो आकर चिपक रहा है, उसकी प्रकृति कैसी है, इसकी बात करेंगे। तो इसके लिए जो है देखिए, आपसे हम एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए यही मार्कर को हम ले रहे हैं, ठीक है, ये मार्कर है हमारे पास। अब आपसे पूछें कि इस मार्कर को हम अधिशोषक मान लें। क्या मान लें? अधिशोषक, यानी जिस पर चिपकने वाला है उसको मान लें। अधिशोषक की ये सतह है, हम इसको कांस्टेंट कर दे रहे हैं, यानी इसको हम किसी भी केस में बढ़ा घटा नहीं रहे हैं। जो हमारा अधिशोषक है वो कांस्टेंट है, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कांस्टेंट है। हम केवल क्या बदलने जा रहे हैं दूसरे स्टेप में, यानी दूसरे जो हेडिंग है अधिशोषक की प्रकृति बदल रहे हैं, मतलब अधिशोष से बदल रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए अभी हम कहें कि इस पर बताइए 5-6 गैसें हम हैं हमारे पास। हाइड्रोजन का एक बार जो है हम अधिशोषक दिखा रहे हैं, एक बार मान लीजिए हम क्लोरीन गैस का दिखा रहे हैं, एक बार मान लीजिए हम SO2 गैस का दिखा रहे हैं, एक बार कार्बन डाइऑक्साइड गैस का दिखा रहे हैं, एक बार अमोनिया गैस का दिखा रहे हैं। ठीक है, अलग अलग स्थितियों में हम लोग जो है अलग अलग गैसों का इसी पृष्ठ पर, यानी इतने ही पृष्ठ पर, इतने ही अधिशोषक पर अधिशोष्य की प्रकृति दिखा रहे हैं। तो आपसे पूछें अगर हम कि भाई ये बताइए इस वाले पृष्ठ पर हाइड्रोजन ज़्यादा अधिशोषित होगा कि क्लोरीन ज़्यादा अधिशोषित होगा कि अमोनिया ज़्यादा अधिशोषित होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अधिशोषित होगा? तो आपका जवाब ये तो नहीं होगा भाई कि सभी गैसों का अधिशोषण बराबर होगा, यानी सभी बराबर आके इस पर फिर बैठेंगे, चिपकेंगे, संग्रहित होंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो फिर इसके लिए क्रम क्या होगा, यानी अधिशोष्य की प्रकृति क्या होगी? तो इसके लिए एक चीज़ जान लीजिए, एक होता है क्रिटिकल टेम्परेचर यानी क्रांतिक ताप, ये बात होती है क्रांतिक ताप। ये स्टेट्स ऑफ मैटर यानी पदार्थ की अवस्था में ये बताया जाता है कि क्रांतिक ताप होता क्या है। तो क्रांतिक ताप के बारे में आप लोगों को बताया गया होगा या ना बताया गया होगा तो सुन लीजिए। क्रांतिक ताप वो ताप होता है जिसके ऊपर किसी भी गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता, चाहे जितना भी दाब लगाया जाए। क्रांतिक ताप किसी गैस का वो ताप है जिसके ऊपर उस गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता, चाहे जितना दाब लगाया जाए। उस गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता चाहे जितना दाब लगाया जाए। तो क्रांतिक ताप जो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, एक्सपेरिमेंट द्वारा निकाली जाती है कि किसकी कितनी है। तो इसका एक क्रम बता रहे हैं। एक ट्रिक पहले जान लीजिए कि जितने भी पोलर मॉलिक्यूल हैं, जितने भी ध्रुवीय मॉलिक्यूल हैं, ध्रुवीय मॉलिक्यूल्स आपने द्विध्रुव पढ़ा होगा, पोलर डाइपोल मोमेंट पढ़ा होगा, तो उसमें बताया गया होगा कि एक मान लीजिए परमाणु ये है और दूसरा परमाणु ये है। HCl एक कंपाउंड है। HCl में दो प्रकार के परमाणु हैं, H और Cl। तो देखिए जिनके बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें परमाणुओं के बीच में जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा, ठीक है, वो पोलर होते हैं। कैसे होते हैं? पोलर होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। क्या होते हैं? पोलर होते हैं, यानी ध्रुवीय होते हैं। और जिनमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस जो होता है वो कम होता है, या हम कह सकते हैं ना होता है, बराबर होता है। जैसे मान लीजिए अभी H2 ले लें, तो H2 बना होगा किससे? H सिंगल बॉन्ड H, यानी दोनों परमाणु में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस जो होगा, यानी विद्युत ऋणात्मकता का जो डिफरेंस होगा वो 0 आएगा। तो इसमें विद्युत ऋणात्मकता का डिफरेंस 0 है, इसमें जो है दोनों अलग अलग भाई परमाणु हैं, तो कुछ ना कुछ तो आएगा। तो इसका मतलब जिसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस जो है कम होगा या नहीं होगा वो नॉन पोलर होंगे, यानी अध्रुवीय होंगे। और जिसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा वो जो है क्या होंगे? पोलर होंगे, यानी ध्रुवीय होंगे। तो एक बात ध्यान रखिएगा, ट्रिक हम एक चीज़ बता रहे हैं। जितने भी पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जैसे SO2 है, एक पोलर मॉलिक्यूल है। HCl है, एक पोलर मॉलिक्यूल है। NH3 है, एक पोलर मॉलिक्यूल है। लेकिन H2 है, N2 है, O2 है, ये सब क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं। आप समझ गए होंगे ये कैसे हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं। तो आपसे पूछा जाए बताओ NH3 और H2 में किसका क्रांतिक ताप अधिक है या किसका अधिशोषण ज़्यादा होगा? ठीक है, अधिशोषण वाली बात बाद में कर रहे हैं, पहले क्रांतिक ताप किसका ज़्यादा होगा? तो जो पोलर है यानी ध्रुवीय है उसका क्रांतिक ताप अधिक होता है। ठीक है भाई, उसका क्रांतिक ताप अधिक होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये। क्रांतिक ताप होता है क्या, ये हमने बता दिया आपको। या SO2 में N2 में पूछ लिया है किसका ज़्यादा है। एक बार क्वेश्चन आया भी था कि बताइए, 2-3 एग्जाम्पल दे दिया गया आपको, उसमें पूछा कि किसका क्रांतिक ताप अधिक है। ठीक है, कुछ 2-3 जो है नॉन पोलर दे दिए, एक अर्थ जो है पोलर दे दिए गए। अब पोलर जो दे दिया गया उसमें पूछ लिया गया किसका क्रांतिक ताप अधिक है, तो जो पोलर वाला है जैसी बात है उसकी अधिक हो जाएगी। नहीं तो पूरा हम रट्टा मारे कि किसका क्रांतिक ताप कितना होता है, किसका कितना होता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, उसको रटना ही पड़ेगा कि किसका कितना क्रांतिक ताप आ रहा है, किसका कितना आ रहा है।
तो ये जो है एक आपके पास जो है एक छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से जो है कहीं पर मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है तो वहाँ पर आसानी से आप जो है इसको फेस कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो क्रांतिक ताप हमने बताया। अब ये जान लीजिए, जो क्रांतिक ताप अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा है, क्रांतिक ताप अधिक है, तो जान लीजिए वो आसानी से लिक्विफाइड होगा, वो आसानी से लिक्विफाइड होगा। भाई क्रांतिक ताप ज़्यादा है तो द्रवित पहले होगा। हमने बताया था क्रांतिक ताप वो ताप होता है जिसके ऊपर के ताप पर किसी भी गैस को द्रवित नहीं, ऊपर के ताप पर तो नहीं द्रवित किया जा सकता, लेकिन निचले वाले पे तो द्रवित होगा, यानी आसानी से तो द्रवित होगा। तो मतलब क्रांतिक ताप अगर अधिक है तो उसका द्रवीकरण यानी जो द्रवित होगा वो जल्दी होगा, द्रवीकरण क्या होगा, अधिक होगा। अगर क्रांतिक ताप अधिक है तो द्रवीकरण क्या होगा भाई, अधिक होगा। और खुद सोचिए, जैसे मान लीजिए सरफेस है, एक गैस को ला रहे हैं हम और एक द्रव को ला रहे हैं हम, तो ज़्यादा कौन चिपकेगा, गैस वाला कि द्रव वाला? तो जाहिर सी बात है कौन सा चिपकेगा, द्रव वाला। तो जो द्रवीकरण जिसका ज़्यादा होगा उसका अधिशोषण भी क्या होगा, अधिक होगा। उसका अधिशोषण क्या होगा, अधिक होगा, उसका अधिशोषण अधिक होगा भाई। यानी क्रांतिक ताप अधिक तो द्रवीकरण अधिक, और द्रवीकरण अधिक तो अधिशोषण अधिक। अब आपसे पूछ लिया जाए, बताइए N2 में और NH3 में किसका अधिशोषण ज़्यादा होगा? तो जाहिर सी बात है क्रांतिक ताप किसका ज़्यादा है, डाइपोल, यानी जिसमें जो है जो पोलर मॉलिक्यूल है ये पोलर है तो इसका क्रांतिक ताप अधिक है। तो जाहिर सी बात है इसका द्रवीकरण भी अधिक होगा और इसका अधिशोषण भी अधिक होगा भाई, ठीक है। तो इस तरह ये क्रम होता है कि सबसे ज़्यादा जो है अधिशोषण किसका होता है, जिसका क्रांतिक ताप अधिक होता है, वो आसानी से द्रवीकृत होता है, यानी द्रव में कन्वर्ट हो जाता है। और द्रव का जो है अधिशोषण ज़्यादा होता है क्योंकि द्रव के अणुओं में गैसों की अपेक्षा इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स यानी अंतरा अणुक आकर्षण बल या अंतराकणीय आकर्षण बल का मान प्रबल होता है, इस कारण उनका अधिशोषण ज़्यादा होता है। तो अधिशोष्य की प्रकृति में आपने देखा कि जिन गैसों के क्रांतिक ताप अधिक होते हैं उनका अधिशोषण अधिक होगा, क्योंकि वो आसानी से द्रवीकृत कराए जा सकते हैं, क्योंकि वो आसानी से द्रवीकृत कराए जा सकते हैं। और जिनका द्रवीकरण आसानी से होगा उनमें जो है अंतराकणीय बल का मान ज़्यादा होगा, इस कारण जो है आसानी से और मजबूती से जो है चिपके रहेंगे। यहाँ पर कुछ क्रम लिखवाए दे रहे हैं हम आपको कि किसका जो है अधिशोषण ज़्यादा होता है, किसका जो है कम होता है। सबसे ज़्यादा होता है NH3 का, NH3 से कम किसका होता है भाई, CO2 का NH3 से जो है कम होता है, ठीक है। CO2 का कम होता है, NH3 का ज़्यादा होता है। उसके बाद जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद जो है नंबर आता है N2 का, O2 का, फिर N2 का, फिर H2 का। ये जो है अधिशोषण का घटता क्रम है, या हम कह सकते हैं क्रांतिक ताप का घटता क्रम है, क्योंकि क्रांतिक ताप जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे अधिशोषण घटेगा। तो लिख लीजिए क्रांतिक ताप का घटता क्रम। अभी हमने बताया था पोलर मॉलिक्यूल का जो है क्रांतिक ताप अधिक होता है, तो ये ज़्यादा पोलर है, ये और कम पोलर है, ये और कम पोलर है, तो ये नॉन पोलर है, तो इनका क्रांतिक ताप कम हो जाएगा। तो क्रांतिक ताप घटने का क्रम है, ये घटने का क्रम, ठीक है। या हम कह सकते हैं अधिशोषण घटने का क्रम, अधिशोषण घटने का क्रम। और ये सब क्या है भाई, ये गैसेज हैं, और गैसेज क्या होते हैं, ये सब अधिशोष से होते हैं। तो अधिशोष की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है कि अधिशोषण ज़्यादा होगा कि कम होगा। अब तीसरी बात करते हैं टेम्परेचर की भाई, टेम्परेचर ताप बढ़ाने पर या घटाने पर क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए यही पृष्ठ है, इस पृष्ठ का अगर ताप बढ़ा दिया जाए, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, तो जाहिर सी बात है जितने भी इसमें गैसेज आ रहे थे, हमें गैसों का अधिशोषण बढ़ना है, तो गैसेज आ रहे हैं वो गैसेज क्या हो जाएंगे, उनके बीच में गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे। और गतिज ऊर्जा जैसे उत्पन्न हो जाएगी वो एक दूसरे से दूर भागने लगेंगे, अर्थात जो है अपनी जो सतह है उसको छोड़कर दूर चले जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ताप बढ़ाया जाए, अधिशोषक के पृष्ठ का ताप बढ़ा दिया जाए, ठीक है, या हम कह सकते हैं जो अधिशोष है उसका ताप बढ़ा दिया जाए, उसका भी ताप बढ़ाएंगे, तो जो है अधिशोषण क्या होगा भाई, अधिशोषण घटेगा। अधिशोषण क्या होगा, घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि जो है अगर अधिशोष्य का ताप बढ़ाया रहे तो अधिशोष के अणुओं में जो है गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर अधिशोषक का बढ़ाया जा रहा है तो अधिशोषक भी किसी न किसी कण से तो बना है, परमाणु से बना है, उनके बीच में गतिज ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी। तो इस कारण जो है अधिशोषण क्या होगा, घटेगा टेम्परेचर बढ़ाने पर। अब लास्ट पॉइंट बात कर लेते हैं दाब यानी प्रेशर की बात।
यानी प्रेशर बढ़ाने या घटाने का जो है अधिशोषण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, मान लीजिए यही पृष्ठ है, इसी पृष्ठ को हम लेकर एग्जाम्पल बार बार बता रहे हैं। ये पृष्ठ है हमारा, कोई गैस का अणु आ रहा है इस पर चिपकने या संग्रहित होने, फिर उसको हमने जो है बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, दाबे हुए हैं, ठीक है। तो भाई दाब अगर डालेंगे तो अधिशोषण ज़्यादा होगा कि कम होगा, अपने दिमाग में लगाइए, अधिशोषण ज़्यादा होगा। यानी दाब बढ़ाने पर, किसका दाब बढ़ाने पर, अधिशोष्य का, यानी अधिशोष्य जो अगर चिपक रहे हैं उन पर अगर दाब बढ़ा दिया जाए तो जो है अधिशोषण क्या बढ़ेगा, अधिशोषण क्या होगा, बढ़ेगा, अधिशोषण क्या होगा, बढ़ेगा। यानी अगर दाब बढ़ा दिया जाए तो अधिशोषण क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आज की टॉपिक खत्म हुई। आप लोग बताइएगा कैसा लगा। धन्यवाद।